नमस्कार। पश्चिम बंगाल के चुनाव अपने उठान पर आ चुके हैं और सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी डिक्लेयर हो चुके हैं। नामांकन का काम अब शुरू हो चुका है। हालांकि पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के एक संदेह से की स्थिति भी बनी हुई है, क्योंकि अभी तक मतदाता सूचियां फाइनल नहीं हुई है और जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, जांच चल रही है जिन मामलों की, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। अभी जो पूरी पुख्ता जानकारी मिल रही है, अब तक 76 लाख यानी कि 76 लाख वोट कट चुके हैं पिछले चुनाव के मुकाबले। ममता बनर्जी बड़ी मुश्किल में है और साथ ही इस बार ममता बनर्जी को मुश्किल में डाला है भारतीय जनता पार्टी के टिकटों ने, कि वो किस तरीके से उन्होंने टिकट बांटे हैं। और हम अक्सर जब वीडियो बनाते हैं तो हम बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करने लगते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा केवल एक सीट के बारे में बात करने की, और उस एक सीट के बारे में जब आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि पश्चिम बंगाल में इस बार हो क्या रहा है। पश्चिम बंगाल में वैसे तो बहुत सारी चर्चित सीटें हैं, लेकिन एक चर्चित सीट है पानीहाटी। ये उत्तरी 24 परगना जिले की एक विधानसभा सीट है जिसका नंबर है 111 और ये बड़ा मनहूस नंबर होता है दोस्तों। कुछ लोगों को बड़ा नर्वस होते हैं इसमें, और पुराने जमाने में तो जब क्रिकेटर्स, इसे नेल्सन कहा जाता था, जब इस पर आ जाते थे तो कई बार दोबारा से स्टांस लिया करते थे, अपनी पारी का फिर से आगाज किया करते थे। ये जो विधानसभा सीट है, इस सीट से एक बेहद चर्चित नाम भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मैदान में उतारा है। आप सब जानते ही हैं कि पिछले साल एक बहुत ही चर्चित मामला हुआ था, जब एक मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उसकी हत्या कर दी गई थी और पूरा बंगाल, पूरा कोलकाता आंदोलित हो गया था। उसी पीड़िता, उसी मृतका की मां रत्ना देवनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने यहां से टिकट दिया है। और वैसे तो अखबारों में इसे लेकर के खबरें छपी हैं, लेकिन इस बारे में, इस टिकट के पीछे क्या रणनीति है भाजपा की, इसको क्या इसके क्या प्रभाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल की चुनाव की राजनीति पर, उसके बारे में ज्यादा खबरें नहीं छपी हैं। यह मामला अगस्त 2024 का था, मैं 2025 बोल गया। अगस्त 2024 में ठीक लोकसभा चुनाव हुए थे और उसके बाद यह घटना हुई थी। और उस समय भाजपा और सारे विरोधी दल जितने भी थे, उन सब ने कोलकाता में बड़ा आंदोलन किया था। उसके बाद आपको याद होगा कि एक दिन कुछ टीएमसी के गुंडों ने घुसकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ भी कर दी थी। उस समय यह बड़ी पुरजोर मांग उठी थी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव राष्ट्रपति शासन में होने चाहिए, और राष्ट्रपति शासन में अगर नहीं होते हैं तो यहां फेयर चुनाव नहीं हो सकते। लेकिन रत्ना देवनाथ की उम्मीदवारी की मैं अगर बात करूं तो यह न्याय, सुरक्षा और राजनीतिक जवाबदेही के मुद्दों को चुनावी विमर्श के केंद्र में ले आई है। इससे सत्ताधारी टीएमसी और विपक्ष भाजपा के बीच का संघर्ष एक नए धरातल पर पहुंच गया है। मैं आपको बताऊं कि वो जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद उस कॉलेज के छात्रों ने लंबा चौड़ा आंदोलन किया था और उसका नाम था जस्टिस फॉर अभया। आप जानते होंगे कि दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसी की तर्ज पर इसका नाम दिया गया था जस्टिस फॉर अभया। महीनों तक आंदोलन चला था जिसमें समाज के हर वर्ग ने भागीदारी की थी। पीड़िता के माता पिता ने लंबे समय तक व्यवस्था के भीतर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन समय बीतने के साथ उनकी निराशा राजनीतिक सक्रियता में परिवर्तित हो गई। आप जानते होंगे कि इस मामले को लेकर के ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक आई थी और एक तरीके से ऐसा लगने लगा था कि पश्चिम बंगाल की पूरी सरकार उस बलात्कारी को बचाने में, उस हत्यारे को बचाने में जुट गई है। इसी माहौल के बीच रत्ना देवनाथ ने सार्वजनिक रूप से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की, और जिसे पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने अपनी तीसरी सूची में औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। यानी कि अब तक 2 सूची आ चुकी थी और इस सूची का ये जो नाम आया है, ये सबसे बाद में आया है। रत्ना ने अपने चुनावी पदार्पण को शक्ति प्राप्त करने के एक साधन के रूप में वर्णित किया है, क्योंकि उनका मानना है कि न्याय के लिए केवल विरोध प्रदर्शन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यवस्था को बदलने के लिए सत्ता के गलियारों में आवाज उठाना आवश्यक है। और उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य केवल अपनी बेटी के लिए न्याय पाना नहीं,
बल्कि बंगाल की उन महिलाओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना है जो वर्तमान शासन व्यवस्था में स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। यानी कि उन्होंने इस लड़ाई को न्याय बनाम अन्याय की लड़ाई में कन्वर्ट कर दिया है। इस पर जबरदस्त रिएक्शंस भी हुए हैं। भाजपा, टीएमसी, वाम दल सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। और चूंकि भाजपा की वो प्रत्याशी हैं, इसलिए भाजपा के लिए रत्ना देवनाथ को मैदान में उतारना निश्चित रूप से एक बड़ा नैतिक दांव तो है ही। पार्टी ने उन्हें पानीहाटी से टिकट देकर यह संदेश देने का प्रयास किया है कि वह पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी सहित कई भाजपा के शीर्ष नेताओं ने रत्ना को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया और पार्टी का तर्क है कि ममता बनर्जी सरकार ने जांच प्रक्रिया में बाधा डाली और सबूतों को मिटाने का भी प्रयास किया, जिससे सीबीआई जांच के बावजूद मुख्य षड्यंत्रकारियों तक पहुंच नहीं पा रही है। भाजपा इस उम्मीदवारी के माध्यम से उन शहरी और मध्यम वर्गीय मतदाताओं को भी अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है जो आरजी कर घटना के बाद से टीएमसी से नाराज हो गए थे। यानी कि भाजपा इसको इस तरीके से ले रही है कि इसका पूरा का पूरा इंपैक्ट ऐसा हो कि अन्य सीटों पर भी इसका प्रभाव पड़े। जाहिर सी बात है टीएमसी इससे असहज है। उन्होंने रत्ना देवनाथ के इस कदम की आलोचना की है और इसे भाजपा द्वारा एक व्यक्तिगत ट्रेजेडी यानी कि एक पर्सनल त्रासदी को राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास बताया। टीएमसी ने सवाल उठाया कि पीड़िता की मां ने न्याय के लिए उस पार्टी को क्यों चुना जिसके शासित राज्यों उत्तर प्रदेश में या कई और राज्यों में महिलाओं के साथ कई जघन्य अपराध होते रहे हैं। हालांकि इसका कोई तुक नहीं है। भाजपा पश्चिम बंगाल में क्या कर रही है, बात इस पर होनी चाहिए। दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है उसका यहां पर कोई मतलब नहीं होता। लेकिन टीएमसी का दावा है कि कोलकाता पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया था और बाद में अदालती प्रक्रियाओं ने भी पुलिस की जांच की पुष्टि की थी। टीएमसी नेतृत्व इस उम्मीदवारी को एक राजनीतिक स्टंट के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है ताकि इससे जो सहानुभूति की लहर उठने वाली है उसको रोका जा सके। दूसरी ओर जो लेफ्ट मोर्चा है, क्योंकि वाम दलों का यहां ठीक ठाक हिसाब रहता है, विशेष रूप से सीपीआईएम, इनके लिए रत्ना देवनाथ की भाजपा से उम्मीदवारी एक रणनीतिक झटका है। सीपीआईएम ने पानीहाटी से कलतान दास गुप्ता को मैदान में उतारा है जो स्वयं आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उनका एक प्रमुख चेहरा रहे थे और उन्हें आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था। तो वामपंथी नेताओं ने तो ये सोचा था कि हमने ऐसे चेहरे को उतार दिया, हम ये सीट जीत ही लेंगे। लेकिन बीजेपी ने यहां रत्ना देवनाथ को टिकट देकर उनकी सारे समीकरणों पर पानी फेर दिया। अब पानीहाटी में मुकाबला सीधा हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में सीपीआईएम बाहर हो जाएगी और जो यहां पर प्रमुख प्रत्याशी हैं तृणमूल कांग्रेस के तीर्थंकर घोष जो निवर्तमान विधायक भी हैं और बंगाल के मंत्री निर्मल घोष के पुत्र भी हैं, उनके बीच में सीधा मुकाबला हो जाएगा। तीर्थंकर घोष के बारे में आपको मैं बताऊं, टीएमसी ने यहां निरंतरता और संगठनात्मक मजबूती पर दांव लगाया है। तीर्थंकर के पक्ष में राज्य सरकार की लक्ष्मी भंडार जैसी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, तो उनके पिता का जो लोकल लेवल पर नेटवर्क है वो भी उनके काम आ रहा है और उन पर हालांकि ये आरोप लगते रहे हैं कि वो वंशवाद से जुड़े हुए हैं। उनके पिताजी भी मंत्री, वो भी विधायक हैं। इसे लेकर आरजी कर कांड के बाद प्रशासन के प्रति उपजा गुस्सा बड़ा भारी पड़ा था और एक तरीके से यहां रत्ना देवनाथ के लिए माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये सीट पहले सीपीआईएम और टीएमसी के बीच में इसमें मुकाबला होता था, लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर दूसरे स्थान पर पहुंच गई थी। तो यहां पर एक बड़ा दिलचस्प चुनाव हो रहा है दोस्तों। कलतान दास गुप्ता जो वामपंथ के युवा तुर्क के रूप में उभरे हैं, वे उन मतदाताओं के लिए विकल्प हैं जो टीएमसी के भ्रष्टाचार और भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति दोनों का विरोध करना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा, यह बहुत ही आने वाले समय में पता लगेगा। थोड़ा सा मैं यहां इस सीट के बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा कि इस सीट की डेमोग्राफी, यहाँ पर जो समीकरण हैं वो किस प्रकार से रहे हैं। ये एक घनी आबादी वाला और आवासीय और व्यापारिक केंद्र है। और अगर यहाँ में तुलना ये करना चाहें कि यहाँ पर कौन सी आबादी क्या है, कैसी आबादी क्या है, तो यहाँ के मतदाताओं की जो स्थिति है वो अगर
टोटल मतदाता देखें तो 2,22,229 मतदाता हैं यहाँ पर। अभी फाइनल जो सूची आएगी उसका मुझे पता नहीं क्या होगी, जिसमें से 1,10,000 पुरुष, 1,11,000 महिला, और यहाँ की साक्षरता दर 91.92% है, यानी कि पढ़े लिखे लोगों का ये शहर है और इसमें 95% हिंदू आबादी है। ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। मुस्लिम जनसंख्या 3.67% है, एससी 5.41% है और एसटी के वोट 1% से भी कम है। तो भाजपा को ऐसा लग रहा है कि यहां पर 95% से अधिक जो हिंदू आबादी है उसका और यहां पर पढ़े लिखे लोगों का होने का जो लाभ है वो निश्चित रूप से ध्रुवीकरण का उन्हें लाभ मिलेगा, जो रत्ना देवनाथ के पक्ष में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक और चुनावी कारक बन सकते हैं। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पानीहाट निर्वाचन क्षेत्र मुख्य रूप से पानीहाटी नगर पालिका के वार्ड संख्या 1 से 14, 16, 17, 22 से 34 तक फैला हुआ है और यह दमदम लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और कोलकाता महानगर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ की शहरी व्यवस्था में 35 प्रशासनिक वार्ड हैं। यहाँ पर जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन, सड़कों की समस्या जैसी जनरल समस्याएं हैं वो सब यहाँ पर रहती रही हैं। और पिछले अगर 3 विधानसभा चुनाव का छोटा सा अनुमान भी आपको बता दूं तो पिछली बार यहाँ पर जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में यहाँ पर विजेता वही रहे थे अपने मंत्री जी के बेटे घोष साहब, और ये चुनाव में जीत हार का अंतर दोस्तों काफी बड़ा था। यहां से निर्मल घोष को 86,495 वोट मिले थे और बीजेपी के सन्मय बंदोपाध्याय 61,318 वोट लेकर के दूसरे स्थान पर रहे थे। टीएमसी को 50% वोट मिले थे और बीजेपी को 35%। और उससे पहले यहाँ टीएमसी को 2016 में 45% वोट मिले थे और सन्मय बंदोपाध्याय जो कांग्रेस के बैनर पर लड़े थे यहाँ से, उन्हें यहाँ पर 43% लड़े थे तो मिले थे। इस प्रकार से यहाँ बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि इस सीट को सुनिश्चित किया जाए कि उसकी जीत हो। और ऐसे में मुझे लगता है कि रत्ना के नाम के रूप में प्रत्याशी को मैदान में उतारना बीजेपी का एक बड़ा दांव है और इससे न सिर्फ इस सीट पर असर पड़ने वाला है बल्कि कोलकाता सिटी और उससे आसपास की मिलती हुई जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उस सब पर इनको लाभ मिलने वाला है। लेकिन असली मामला क्या है वो तो 4 मई को ही पता लगेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।